17 नवंबर 2023 का समय है। रोमानिया के कोर्ट में एक इंसान को, एक शख्स को पेश किया जाता है। प्रोसिक्यूटर्स का माना जाए तो इनके अगेंस्ट एविडेंस मिले हैं फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट अ पर्सन, और रेप के चार्जेस भी लगे हैं। सोच रहे होंगे कि इस व्यक्ति में ऐसा खास क्या है। खास ये है कि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है सोशल मीडिया पर। 36 ईयर ओल्ड है, 6.9 मिलियन से भी ज़्यादा इसके फॉलोइंग है ट्विटर पे, और साथ में टिकटॉक, इंस्टाग्राम और सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में इसकी भयंकर फॉलोइंग है। हमारे देश में एक बहुत बढ़िया शो चलता है जिसमें जितने भी हमारे देश के वेल्ले और बेरोजगार लोग हैं वो उसको बहुत अच्छे से देखते हैं। उसको कहते हैं बिग बॉस। उसी का जो इंग्लिश वर्जन है बिग ब्रदर नाम का शो, इसमें पहली बार इनका इंट्रोडक्शन लाइमलाइट में पहली बार हुआ था 2016 में। लेकिन 2016 में इनको धक्के मार के इस घर से निकाल दिया गया था। आप सोच रहे हो ऐसा क्यों, या एलिमिनेशन हो गया होगा या कुछ हुआ होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज 2016 में इनका एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था जिसमें देखा गया था कि एक औरत, एक विमेन को ये बेल्ट से मार रहे हैं और काफ़ी अटपटा सा, मतलब कपड़े वपड़े नहीं है, इस तरह से वो सीन है। बाद में पता चला कि वो जो लेडी थी जो इस वीडियो में इमर्ज होके आई थी, वो खुद आके कहती है कि भैया कंसेंशुअल था, साथ में हम जो दो फूल साथ में करते हैं हम वो करने की कोशिश कर रहे थे, और ये कंसेंशुअल था, हम थोड़ा रोमांच पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। और उसी समय से इन्होंने अपनी एक इमेज बनाई, एक छवि बनाई, जिसमें कि इन्होंने अपना एक एंटी फेमिनिस्ट मूवमेंट चालू किया। और फिर 29 दिसंबर 2022 को इस मूवमेंट में एक पॉज लगा जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चक्कर में इनको जेल में रखा गया। अब तक आप लोग समझ गए होंगे मैं किस शख्स की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एंड्रयू टेट की। एंड्रयू टेट वो बंदा है जिसने पूरी दुनिया को मैट्रिक्स के बारे में वापस एक बार खुलेआम बताने की कोशिश करी। वो व्यक्ति है जिसको सोशल मीडिया पे जो वो कंसेप्ट बोलते हैं ना, लव हिम और हेट हिम बट यू कांट इग्नोर हिम वाला कंसेप्ट को काफी ज्यादा प्रचलित किया। वो व्यक्ति है जिसने ये चैलेंज किया कि हमारी सोसाइटी, हमारी दुनिया को एक ऐसी मैट्रिक्स में फंसा के रखा गया है, एक ऐसी इल्यूजन में फंसा के रखा गया है जिससे कि हम लोगों को बाहर निकलना चाहिए अगर हम सही में प्रोस्पेरिटी और सक्सेस चाहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं एंड्रयू टेट के पूरे पर्दाफाश करने वाला हूँ। बात करने वाले हैं मैट्रिक्स की। क्या है ये मैट्रिक्स, सही में क्या हम बस इल्यूजन में फंसे पड़े हुए हैं, किस प्रकार से इन सारी चीज़ों से निकला जा सकता है, हम पूरी डिटेल में इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जब एंड्रयू टेट ने मैट्रिक्स के कंसेप्ट लेके आए, खुलेआम बात करने लगा, तो उनका इस पे तात्पर्य क्या था? इनका तात्पर्य ये था कुछ बड़े लोग और सीक्रेट सोसाइटी तरह के लोग, जैसे कि हमने रिसेंटली हमारे जस्ट लास्ट वीडियो में हमने इल्यूमिनाटी द सीक्रेट सोसाइटी के बारे में इंटेंस रिसर्च के साथ बात करी थी। देखा नहीं है वीडियो तो जाके आप चेकआउट जरूर कीजिए। तो जब इन्होंने कहा कि भैया ये पूरी दुनिया को ये सारे लोग चला रहे हैं, अब ये मैट्रिक्स शब्द का ही इस्तेमाल क्यों किया गया? बिकॉज 1999 पे एक मूवी निकली थी बहुत फेमस जिसका नाम था मैट्रिक्स। अगर आप लोगों ने हमारे शाहरुख खान भाई साहब की वो मूवी देखी होगी मैं हूं ना, तो उसमें आपने देखा होगा पूरी तरीके से हॉलीवुड की कॉपी मारी गई थी वो मैट्रिक्स वाले एक्शन, किस तरह से अन्ना हमारे सुनील शेट्टी गोली चलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन शाहरुख को लग नहीं रहा है, ऐसे 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 कर रहे हैं। तो मैं उसी मूवी की बात कर रहा हूँ। तो मैट्रिक्स मूवी का जो अंश था उसमें ये चीज़ क्लियरली कही गई थी कि हम सब एक इल्यूजन में हैं, हमको प्रोग्राम करके रखा गया, हमारे दिमागों को कंट्रोल किया जा रहा है और हमको ये पता भी नहीं है, और किसी तरीके से हम पे पूरी तरीके से काबू बनाया गया है। समझेंगे क्या सही में ये सारी चीज़ें सच हैं कि नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली हमारे जो पुराने ग्रंथ भी अगर आप पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो मेटावर्स वाला साइड होता है या इल्यूजन वाला साइड होता है या इवन कंट्रोलिंग, माइंड कंट्रोलिंग वाली साइड है, ये सारी चीज़ें हमारे ग्रंथों में भी पहले से लिखी जा चुकी है। और कंक्लूजन ये निकलता है कि हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और हम इस टेक्नोलॉजी की कठपुतलियाँ हैं, मैट्रिक्स का ये कहना है। काफ़ी सारे लोग मैट्रिक्स को काफ़ी हल्के में ले रहे थे, इसको मूवी की तरह देखा गया और उसको रिलैक्स तरीके से भूला गया। लेकिन बाद में हमारे देश के, हमारे दुनिया के एक बहुत ही प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर एलॉन मस्क जब एक दिन मीडिया में आके बोले कि हाँ भाई देयर इज समथिंग लाइक अ मैट्रिक्स, और वो हम उन्हीं के इशारों पे नाच रहे हैं और हमको इस मैट्रिक्स से निकलना चाहिए, तब लोगों ने इस चीज़ को सबसे पहली बार सीरियसली लेना शुरू किया। तो 99 में मूवी आई, उसके बाद एलॉन मस्क ने अपना स्टेटमेंट दिया और उसके बाद हमारे एंड्रयू टेट भाई साहब ने पूरा अपना एजेंडा बनाया। बिग कॉर्पोरेशंस रहते हैं हमारे पूरी दुनिया में जो पूरी तरीके से मैनिपुलेट करना चाहते हैं आप लोगों के माइंड्स, ऐसा कहा जाता है। अब ये मैनिपुलेट कैसे करते हैं? तो फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू किया जाता है, क्रेडिट कार्ड आपके ऊपर थोपा जाता है। जैसे काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि अमेरिका में एक समय पे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति साथ में बैठे हुए थे। उन लोगों ने एक डिसीजन किया था, वो डिस्कस कर रहे थे कि यार किस प्रकार से पूरी दुनिया एक गलत तरीके से पहुंच रही है।
इन लोगों ने ये समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, बहुत बढ़िया बढ़िया रेवोल्यूशन के बाद बढ़िया प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बहुत सारी सर्विसेज बन रही हैं, लेकिन इन सर्विसेज की लॉन्जिविटी और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। मतलब फॉर एग्जांपल विमेन की जो लेगिंग्स है, जो लेगिंग्स पहनते हैं, वो 8-8, 9-9 साल तक चलेगा। अब आप बोलोगे इसमें खराब किया है, तो बहुत बढ़िया, बल्ब ऐसे बनते थे जो 50-50 साल तक चलते थे। प्रॉब्लम ये था कि इसमें एक बार तो, अब बिजनेसमैन के हिसाब से सोचिए, एक बार तो आपने प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन अगर लॉन्जिविटी इतनी ज़्यादा होगी तो इंसान बार बार कैसे खरीदेगा। तो अमेरिका में ये कुछ उद्योगपति मिलके इन लोगों ने एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन करा था, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया था 3 चीज़ें होंगी। क्रेडिट कार्ड का इंट्रोडक्शन किया जाएगा दुनिया में, दूसरी चीज़ मार्केटिंग करी जाएगी, तीसरी चीज़ है कि हर चीज़ का एक एक्सपायरी डेट बनाया जाएगा। दवाइयों की भी एक्सपायरी डेट होगी, हर इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी डेट होगी, कपड़े इस हिसाब से बनाया जाएगा कि वो कुछ समय बाद फटने लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बड़े कॉरपोरेशन काफ़ी समय से मैनिपुलेशन वाली चीज़ कर रहे हैं, और ये हाल फिलहाल में भी 2018 में हम लोगों के सामने आया कि किस तरह से बड़े कॉरपोरेट लोग आप ही लोगों का डेटा लेके मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो 2018 के समय पे एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी सोशल मीडिया पे, जहाँ पर कि मार्क ज़करबर्ग साहब, जिनको नहीं पता फेसबुक के मालिक है, वही फेसबुक और इंस्टाग्राम उनके हाथों चलता है, जिस पे आप दिन भर स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, जिसमें कि आप लोग दुनिया भर के रील्स देखते हैं, जिस पे लाइक कमेंट शेयर करते हैं। बाय द वे मैं भी इंस्टाग्राम पे अपने काफ़ी अच्छी चीज़ें डालता हूँ, चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, अभिषेक कर ऑफिशियल। तो अप्रैल 2018 में जब ये खबर आई मार्क ज़ुकरबर्ग साहब ने, तो ये निकला था कि 2016 में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे थे, उस समय पे कैम्ब्रिज एनालिटिका करके एक कंपनी है जो कि हेज फंड से काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक रखते हैं, जिनके बारे में हम अपने चैनल पे एक्सक्लूसिवली काफ़ी बातें करते हैं। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक से काफ़ी ज़्यादा डेटा लिया हुआ था, प्राइवेट डेटा। किस प्रकार का डेटा कि जो फेसबुक यूज़र है वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस तरह के स्टेटस डाल रहे हैं, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, पॉलिटिकल एजेंडा क्या है। और उस हिसाब से उन लोगों ने, जब ट्रंप के लिए इलेक्शंस लड़े जा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप जब अपने इलेक्शन लड़ रहे थे, तो काफ़ी सारे एड्स, काफ़ी सारे पोस्ट इस तरह से बनाए गए थे कि वो उनके फेवर में चले जाए, माइंड वॉश करने के लिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी आपको सेंस भी हुआ होगा आपको कि सोशल मीडिया पे बहुत बार ऐसी चीज़ें चलती हैं जो कि ऐसा लगता है कि एजेंडा चल रहा है। जैसे कि अगर टारगेट करना है तो वही एक सोसाइटी, एक ही इंसान को पूरी दुनिया टारगेट करने लग जाती है। कहीं आपको पूरे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने पे भी सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे आज के समय पे माना जाता है कि सबसे बड़ा अस्त्र जो कॉर्पोरेट वालों ने लगा हुआ वो एडवर्टीजमेंट के साथ पॉर्न भी है। और आप सभी को पता है कि आप में से कितने सारे लोग आज के समय पे पॉर्न एडिक्ट हो चुके होंगे। अगर आपको लगता है पॉर्न एडिक्ट हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलेगा कि इस तरह के और वीडियोस हम इंटरेस्टिंग वाले बनाते रहें। एनीवेज, तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन हिलाने के लिए और ये सारी चीज़ें निकालने के लिए ही बड़े कॉर्पोरेशन काम करते हैं। तो मैट्रिक्स का ये कहीं ना कहीं एक एजेंडा रहता है। तो ये जो कैम्ब्रिज एनालिटिका वाली चीज़ सामने आई थी कि किस तरह से यूएस के इलेक्शंस के लिए डोनाल्ड ट्रंप को हेल्प किया गया था विद ऑल दिस डेटा, किस तरह से प्रोडक्ट्स दिए गए थे, किस तरह काफ़ी सारी चीज़ें यूएस में सेल की गई थी। एग्जाम्पल, आप आज के समय पे भी ये चीज़ ऑब्जर्व कितनों ने किया होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना। आप लोगों को भी शॉकिंग लगा होगा। इवन बिफोर वी वर टॉकिंग अबाउट एआई के बारे में तो आजकल हम बात करते हैं, लेकिन आप फ़ोन पे अगर किसी से बात भी करते हो ना कि यार मैं सोच रहा हूँ ना कि ये नया कुत्ता खरीद लूँ, इस ब्रीड का कुत्ता खरीद लूँ, आपको अचानक से बहुत सारे कुत्तों के वीडियोस दिखेंगे, बहुत सारे आपको कुत्तों के एड्स दिखने लगेंगे, पेडिग्री के एड्स दिखेंगे। आप अगर किसी को बोलोगे कि यार मैं ना सोच रहा था सिंगापुर जाऊंगा ट्रिप करने के लिए, आपने 1-2 जन को फोन पे सिर्फ बोला है, कहीं लिखा भी नहीं, बोला है, अचानक से आपको सिंगापुर ट्रिप, आपने सर्च भी कुछ नहीं किया, आपको देखने मिलेंगे। कितने लोगों ने देखा कमेंट्स में बताना। तो उस तरह से मैट्रिक्स का कहना है कि आपके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है थ्रू दिस मायाजाल। तो एंड्रयू टेट भाई साहब इस चीज़ में आए और उन्होंने डिसीजन लिया कि यार अब मेरे को दुनिया को ये सारी चीज़ें बतानी है। एंड इस चीज़ को उन्होंने बोला कि यार आप खुद को इम्प्रूवमेंट पे फोकस करो रादर देन जस्ट कंज्यूमिंग। इनका ये चीज़ था। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है, ये एंड्रयू टेट है कौन बंदा, ये कहाँ से अचानक से उठ गया। तो 1986 की बात है, वॉशिंगटन में इनका बर्थ हुआ था। इनके पिताजी जो थे वो पहले एक बॉक्सर थे, काफ़ी बड़े लेवल पे बॉक्सिंग करते थे, लेकिन उसके बाद वो एक ना चेस प्लेयर बन गए। उनका माइंड काफ़ी शार्प था, स्ट्रैटेजिक था, काफ़ी अच्छा दिमाग था, तो वो चेस प्लेयर बन गए और बहुत बड़े बड़े लेवल पर इन्हें चेस खेला, चैम्पियन रहे। और इन्होंने अपने बच्चे, 2 बच्चे थे, एंड्रयू टेट और उनके भाई थे, तो उनको भी ये उन्होंने चेस और ये सारी चीज़ें सिखाई। लेकिन दुर्भाग्यवश इनका डाइवोर्स जब हुआ तो एंड्रयू टेट और उनके भाई और उनके फादर काफ़ी अलग हो गए और इसके चक्कर में एंड्रयू टेट काफ़ी डिप्रेशन में चले गए। अपने पिताजी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, काफ़ी ज़्यादा उनको मानते थे पापा को, तो कहीं ना कहीं वो उनसे जब दूर हो गए तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस स्टेट में चले गए।
और उसके बाद एक छोटे से घर में वो रहने लग गए, एक छोटे से फ्लैट में अपने माता जी के साथ रहने लग गए। पैसे की बड़ी तंगी देखी हुई थी। आप देखोगे मैक्सिमम इस तरह की कहानियों में, इस तरह की जो रियल लाइफ इंस्टेंसेस होते हैं, जो ये मोटिव रहता है वो कहीं ना कहीं बचपन की पॉवर्टी से ही बर्थ लेता है। फिर इसके बाद ये ना इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड में इन्होंने बोला यार चलो अपन चेस खेलते हैं। लेकिन चेस खेलते वक्त उन्होंने ये चीज़ देखी कि इंग्लैंड में तो चेस का क्रेज ही नहीं है। तो ये बड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, 16 साल की उम्र में बड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। तो उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका क्या देखा, कहीं से इनको पता लगा किक बॉक्सिंग के बारे में, वो जो लात मारते हैं ना, शाहरुख खान का बेटा भी जो करता है। तो उन्होंने बोला यार चलो किक बॉक्सिंग में अपन उतर जाते हैं। तो किक बॉक्सिंग में उतरे और अपना पूरा फोकस, मतलब 7 दिन ये जिम में रहते थे, दिन भर किक बॉक्सिंग करते थे। इनफैक्ट एक एक फाइट का आप लोगों को बता दूं INR के हिसाब से 60 लाख रुपए कमाते थे, 60 लाख रुपीज। तो कहीं ना कहीं जो वो पैसे की तलब थी वो कहीं ना कहीं यहाँ से पूरे होने लग गई। इनफैक्ट वो इतना बढ़िया करने लग गए कि 4 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन भी रह गए। लेकिन फिर एक दिन एक मैच में उनको बुलाया गया, पूरा सीन बना हुआ है बढ़िया, किक बॉक्सिंग के लिए वो मैच पे जा रहे हैं, सब पूरा माहौल चीयर अप कर रहा है। मैच होते होते उनके हाथ पे एक बहुत बड़ा पंच पड़ता है और उनको पटका जाता है, जिसके कारण ना उनके हाथ में एक इंजरी हो जाती है, उनका हाथ टूट जाता है। ऐसा नहीं कि वो विकलांग हो गए, लेकिन उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जब वो बेड पे रहते हैं, ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर बोलता है ठीक हो जाएगा, समय लगेगा कुछ महीनों का, लेकिन सही हो जाएगा। लेकिन तभी उसी टाइम पे उनको रियलाइज होता है कि यार मैं जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ। खिड़की के बाहर जब देखते हैं तो देखते हैं यार कोई बंदा मस्त लैम्बोर्गिनी चला रहा है, बढ़िया लाइफ सेट है। तो उनके दिमाग में एक चीज़ आती है कि मैं अपने लाइफ में, मैं अपनी पूरी लाइफ को दाव पे लगा रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ। बिकॉज सी वेन एवर यू आर इनटू अ प्रोफेशन लाइक बॉक्सिंग या फिर किक बॉक्सिंग, आप अपने पूरी लाइफ को दाव पे लगा रहे हो। तो उनको ये चीज़ रियलाइज हुई कि यार मैं अपनी पूरी लाइफ को रिस्क पे लगा रहा हूँ और कल को अगर मैं ही नहीं बचा तो पैसे कमा के करूँगा क्या। और ऊपर से ये 60 लाख रुपए भी जो मैं कमा रहा हूँ, तो उसमें मेरे आने जाने का ट्रैवल, रहने, खाना पीना, तो नेट टैक्स वैक्स के बाद मेरे पास 25-30 लाख रुपए बचते हैं। सो सूनर और लेटर दिस विल ऑल्सो गेट एग्जॉस्ट, और मैं कब तक अपना बॉक्सिंग कर सकता हूँ। तो दैट इज द टाइम व्हेन ही रियलाइज एट द एज ऑफ 28 कि अपन को किक बॉक्सिंग छोड़ देना चाहिए। घर में बैठे हुए थे, भाई भी बोला यार क्या अब तुम वेले हो गए हो, बॉडी वॉडी अच्छी है, स्मार्ट हो, सब कुछ हो, लेकिन कड़की वापस आने लग गई। बिकॉज देखो आप क्या होता है, एक बार आप जब ज्यादा कमाने लगते हो तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप बढ़ा देते हो। तो एंड्रयू टेट ने भी अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दी थी। लेकिन अब पैसे की जब कड़के आने लग गए तो उनके भाई ने बोला बॉस कुछ तो करना पड़ेगा अपने को। तो इनके भाई ने 2 आइडिया इन दोनों ने डिसाइड किया। बोले सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है, बोले पहली सबसे बढ़िया चीज़ जो दुनिया का हर इंटेलिजेंट इंसान करता है वो करता है अभिषेक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना। और बोले दूसरी चीज़ क्या होगी, तो उनने जब वो वर्ल्ड चैंपियन इतना खेलते थे, बिकॉज बहुत ज़्यादा दुनिया में घूमे हुए थे, हर जगह जगह गए थे, तो एक चीज़ उनको वो हो गई थी कि उनके ना बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बन गई थी। उनकी टोटल 6 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी थी और उनके साथ इतना अच्छा ताल्लुक नहीं थे, ब्रोक थे वो इस समय पे, मतलब पैसा नहीं था। लेकिन उन्होंने एक प्लान बनाया, उन्होंने अपनी 6 गर्लफ्रेंड्स को इनवाइट किया, बोले तुम घर पे आओ, एक बड़ा प्लान है, हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। और पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसका हर कोई मोहताज होता है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू अर्न मनी इन दिस वर्ल्ड। तो 6 में से 4 लड़कियां तो आई नहीं है, दो ने एक्सेप्ट करा और वो आ गए। अब प्लान कुछ इस हिसाब से था कि एंड्रयू टेट ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी थी। एंड्रयू टेट ने ऑब्जर्व क्या करी थी कि भाई लड़कियों को देख के लड़के पिघल जाते हैं, क्योंकि हर कोई भाई जाकिर भाई नहीं होता, पिघल जाते हैं, आप भी पिघल जाते हो, मेरे को पता है। तो सीन ये हुआ था कि एंड्रयू टेट ने बोला कि बोले एक काम करो, तुम सब बैठो, तुम दोनों बैठोगे वेब कैम पे, मैं मार्केटिंग में हेल्प करूंगा, देयर वुड बी गाइज हु वुड बी कमिंग, और हम उन लड़कों से बात करने के पैसे निकालेंगे। वो जो पुराने जमाने में वो नहीं रहता था, न्यूज़पेपर में एक नंबर आता था, फ़ोन करो, हर फ़ोन का एक 5-5 रुपये पर मिनट, 10 रुपये पर मिनट कटता था उस हिसाब से। तो उस हिसाब से इन लोगों ने डिसाइड किया, आजकल भी काफ़ी सारी चीज़ें चलती है, आई डोंट हैव मच आइडिया, तो उस हिसाब से एक तरीके से लड़के पैसे देंगे बात करने के लिए। तो ये ना इनका बिजनेस पहले तो ठीक ठाक नहीं चल रहा था, बिकॉज द गर्ल्स डिडंट नो, द गर्ल्स को सिर्फ बात करनी आती थी, बट किस तरह से फुसलाया जाए, किस तरह से पैसे बढ़ाया जाए। तो बहुत बार ऐसा होता था कि टेक्सटिंग वाला जब पार्ट आता था, जब टेक्स्ट करना रहता था मैसेज में, तो बहुत बार लोगों को लगता था कि लड़कियां टेक्स्ट कर रही है, लेकिन वो एंड्रयू टेट खुद रहता था, क्योंकि एंड्रयू टेट का दिमाग काफ़ी स्ट्रैटेजिक था, बचपन में ही चेस खेला हुआ है, चेस का चैंपियन था, किक बॉक्सिंग करी हुई है, दुनिया भर देखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दिमाग इसका काफ़ी स्ट्रैटेजिक था। तो बहुत बार ऐसा होता था वो खुद टेक्स्ट करता था और लड़के बड़े खुश, ओहो, जैसे एंजल प्रिया के अकाउंट्स होते हैं ना यार, जैसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे कितने सारे जो तुम लोग जिनसे चैट करते हो ना डीएम पे, वो लड़कियां नहीं है, पहले बता रहा हूँ, वो लड़के हैं, आधे लड़के हैं, सुधर जाओ अभी भी। तो ये वाली चीज़ होती थी। अब इंटरेस्टिंगली धीरे धीरे करके इनके साथ और लड़कियां जुड़ी, विच वर नॉट इवन द गर्लफ्रेंड्स, बट पैसे के लिए वो जुड़ी हैं। तो इसमें डील ऐसी रहती थी कि वेबकैम पे जब तुम बात करोगे, जो भी पैसा आएगा, मार्केटिंग सारी स्ट्रैटेजी हम हेल्प करेंगे, 50% तुम्हारा, 50% हमारा, बिकॉज क्लाइंट्स हम ला रहे हैं तुम्हारे लिए और पैसा हम मिलके कमाते हैं।
तो ऐसे कर करके समय ऐसा आ गया कि $500,000 ये महीने के कमाने लग गए। तो भैया बिल्कुल मजे। तो एंड्रयू टेट ने बोला कि अब थोड़ा सा अपने को उधर से स्केल करना है, तो घर में पार्टीज देते थे और पार्टीज में ऑब्वियसली काफ़ी सारी लड़कियां रहती थी। लेकिन फिर एक दिन रात के 3 बजे जब पार्टी चल रही है, इनके घर पे दस्तक दे दी पुलिस ने। अब बोलोगे यार पुलिस क्यों आ गई, और पुलिस ने सीज किया $100,000 के इक्विपमेंट और इनको भी हिरासत में ले गई। वो इसलिए हुआ था बिकॉज सीन ये हो गया था कि इसी पार्टी में एक लड़की आई हुई थी, वो अपने इंस्टा पे फोटो वोटो डाल रही थी, वीडियो डाल रही थी। तो उसके एक लड़के के बॉयफ्रेंड ने पूछा कि भैया तुम कहाँ पर हो फोटो वोटो में, तो पीछे तो एंड्रयू टेट और उसका भाई देख रहा है। और एंड्रयू टेट का थोड़ा रेपुटेशन वैसा होने लग गया था कि अरे भाई साहब ये थोड़े गुंडे टाइप के लोग हैं, वो होते हैं ना लड़के थोड़े पॉजिटिव टाइप के, भैया इनसे दूर रहना, इस तरह से चीज़ें चल रही थी। तो बोला गया था कि भाई इनसे दूर रहो। तो लड़की ने बोला ओ आई डेंट नो ये एंड्रयू टेट है एंड इसका ब्रदर है, मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं तो पापा की परी हूँ, इस तरह से उसने बोला। तो बॉयफ्रेंड ने वहीं से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि भैया मेरी गर्लफ्रेंड को अगवा कर लिया गया है और इसमें बहुत सारी लड़कियों को अगवा कर दिया, इसलिए पुलिस वहाँ पर आई थी। और मज़ेदार चीज़ है, पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, थोड़े समय के लिए लेके भी गई है वहाँ पे। उसकी जो लड़की है, जो बॉयफ्रेंड की बंदी है, उसको कोई किडनैप नहीं किया, तो वो बाहर से पिज्ज़ा लेके आ रही है इसी घर के अंदर। उसको देख के एंड्रयू टेट भी हंस रहा है, उसका भाई भी हंस रहा है, पुलिस भी हंस रही है, और सबको ये चीज़ समझ में आ गई कि मजे मस्ती चल रहा है भैया, माहौल बना है इधर। तो ऐसा कुछ नहीं। तो ये पहली बार इनका यहाँ पर तो एक बार अरेस्ट हो गया था। फिर इसके बाद एंड्रयू टेट का ये धंधा भी सही चल रहा था, $500,000 तो कमा रहे थे, लेकिन इनका दिमाग थोड़ा ख़राब हो रहा था, इनको कुछ और करना था। और इसी के चक्कर में ये थोड़ा सा इंग्लैंड छोड़ के रोमानिया जाने का इनने फैसला किया। अब आप बोलोगे यार ये रोमानिया क्यों जा रहे हैं? रोमानिया इसलिए आ रहे हैं बिकॉज रोमानिया इज़ कंसिडर्ड टू बी अ प्लेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन को वो किया जाता, प्रोत्साहित किया जाता, काफ़ी ज़्यादा करप्शन है ऐसा माना जाता है। तो और इंग्लैंड इन मामलों में काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ये लड़कियों वाला और ये कोई भी चीज़ है, ये इनको रियलाइज़ हो गया। तो ये बोले कि यार एक काम करते रोमानिया चलते हैं, वहाँ पे अपन भाई राज करेंगे। तो वहाँ पर एक बार वो कमेंट्री कर रहे थे एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, बिकॉज बोलने में भी काफ़ी अच्छे थे, तो ही वॉज डूइंग अ बिट ऑफ कमेंट्री। तो कमेंट्री करते करते वहाँ पर देखा कसिनो, एक वहाँ के फेमस कसिनो के 2 भाई उधर बैठे हुए हैं, और वो 2 भाइयों का जब इंट्रोडक्शन हो रहा है तो ये हैरान है कि भैया ये दिन के $18 मिलियन कमाते हैं। मतलब आप समझ रहे हो कितना अंधा पैसा है दुनिया में, $18 मिलियन दिन के कमाते हैं। और यहाँ पर हमारे दुनिया में लोग स्क्रीनशॉट डालने पे लगे पड़े हैं, वेरीफाइड डालने पे लगे पड़े हैं, भैया $18 मिलियन लोग कमा रहे हैं दिन के। एनीवेज, तो इनके दिमाग में आ गया अब दूसरा लालच, $500,000 से क्या होगा भैया, $18 मिलियन अगर मैं किसी तरह से कसिनो में पार्टनर बन गया तो भैया मज़ा आ जाएगा, लाइफ मेरी पूरी सेट है। तो ये ना इंसिस्ट करते हैं कि अरे भाई पार्टनर बना लो। और दोनों भाई ट्रस्ट क्यों करें, बाहर से एक बंदा आया है, लौंडा आया है, इस तरह से हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? उन्होंने बोला नहीं। फिर इन्होंने कन्विंस किया, काम करो मेरे को फ्रेंचाइजी तो खोलने दो, तुम्हारे नाम ही रहेगा, तुम्हारा सब कुछ रहेगा, फ्रेंचाइजी एक हल्का फुल्का परसेंटेज मेरे को मिलेगा। बोला चल ठीक है तू फ्रेंचाइजी खोल। अब इन्हें फ्रेंचाइजी जब खोली तो फ्रेंचाइजी के पास में एक स्टारबक्स था जिसपे बहुत सारे लोग अपना कॉफ़ी पीने आते थे। वही स्टारबक्स जो अपन एयरपोर्ट से उतर के 400-500 रुपए की कॉफ़ी पी लेते हैं, वही अच्छी लगती है पी लेते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मैं तो वो शो ऑफ के लिए थोड़ा बहुत पीता हूँ, बाकी टेस्ट ठीक ठाक है, 1-2 उसके फ्लेवर अच्छे रहते हैं। तो वो अपन ये भाई साहब देख रहे हैं, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि भाई अपने कसिनो में भीड़ कैसे बनाए। कसिनो के जस्ट सामने स्टारबक्स कसिनो, यहाँ पे इन्होंने एक नई चीज़ निकाल दी। इन्होंने ये निकाला कि भैया कसिनो में जो भी आएगा कॉम्प्लीमेंट्री उसको फ्री में कॉफ़ी मिलेगी स्टारबक्स लेवल की, और फ्री में भैया चाहे इंडिया हो या विदेश हो पूरी दुनिया बावली हो जाती है। तो एवरीबडी स्टार्टेड फॉलोइंग ओवर देयर। तो स्टारबक्स की भीड़ कम होगी, यहाँ पर उन्होंने लग गई, और उसके बाद इन लोगों ने उनको लत लगवा दी कसिनो की। तो ये चीज़ दोनों भाइयों को बड़ी पसंद आई, जो कसिनो के मालिक थे, फ्रेंचाइजी देख के यार ये टेट तो बड़ा शाना बंदा निकला, इसने नए कस्टमर भी अट्रैक्ट कर दिए, एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी डबल कर दिया और बढ़िया पैसा। तो इन्होंने फाइनली इसको पार्टनरशिप ऑफर कर दी। और भाई साहब कसिनो खिलवा के अब टेट भाई साहब जितना पहला कमाते थे उससे 20 गुना कमाने लग गए, अंधा पैसा कमाने लग गए, खतरनाक वाला पैसा कमाने लग गए। तो भैया दिमाग इनका इधर पूरे खराब। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा अपने ओपिनियंस, अपने जो वाइल्ड ओपिनियंस थे वो हर जगह पे रखने लग गए। लेकिन अब एंड्रयू टेट को चाहिए था अपना नेक्स्ट ब्रेक। और नेक्स्ट ब्रेक क्यों चाहिए था? क्योंकि 2020 में क्या हुआ था, 2020 में आया था कोरोना वायरस, कोविड आ गया। तो कोविड के चक्कर में कसिनो का धंधा थोड़ा कम, क्योंकि घर पे बैठे हुए हैं, अब तो कई सब घर पे ऑनलाइन बैठ के लूडो खेल रहे थे, तो भैया उधर तो कोई जा नहीं रहा। तो एंड्रयू टेट को भी समझ में आया यार ये तो बिजनेस थोड़ा खतरे में आ गया, तो ऐसा बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा जिस पे ना आराम से बैठ के घर पे भी कमा सकूँ। बहुत टाइम लगाया, बहुत ये किया, और जाके अपना गूगल किया कि भैया मेरे साथ क्या जीवन में ऊपर नीचे, और ये गूगल पहले भी कर चुके हैं ये सब इंसिडेंट होने के पहले।
तो इनको एक चीज़ समझ में आई कि भाई एसेट और लाइबिलिटी दो चीज़ें होती है फाइनेंस में, पर्सनल फाइनेंस में पता होना चाहिए। तो एंड्रयू टेट ने अपने आप से पूछा कि भाई साहब मेरा एसेट क्या है, ऐसा क्या चीज़ है जिससे कि मैं पैसा कमा सकता हूँ, क्योंकि उनको एक चीज़ समझ में आया लाइबिलिटी कम करना, एसेट बढ़ाना। और उन्होंने बोला एसेट मेरा एक है किक बॉक्सिंग, तो मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, दूसरा स्ट्रैटेजिक हूँ, और तीसरा बोलने में अच्छा हूँ, बोल्ड ओपिनियंस बहुत रखता हूँ। बस क्या था भाई साहब, आ गए उसी दुनिया में जहाँ पर हर कोई एट द एंड आता है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया में इनकी एंट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। पहले तो बोल्ड स्टेटमेंट देते थे, लेकिन क्या होता है कभी भी कोई बंदा जिसकी ज़्यादा फॉलोइंग नहीं है बट स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, उसको बड़ी ओपिनियन चाहिए, तो उसके लिए वो क्या करता है, सिंपल सा है, बड़े फॉलोअर वालों से भिड़ जाता है। जिस तरह के काफ़ी सारे लोग ये इंस्टा ट्विटर ये सब पे करते हैं ना, क्या करते हैं, बड़े लोगों पे वीडियो बना दो, बड़े लोगों से भिड़ जाओ, वही वाली चीज़ वो करते हैं कि जिनके ज़्यादा फॉलोअर है उनके पीछे। सेम चीज़ हो गई थी। तो उस समय पे एक लाइव स्ट्रीमर था एक्सक्यूजी करके, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था अपने बंदों में। तो उसके साथ इसने बोला एंड्रयू टेट ने, चल आजा लाइव डिबेट करते हैं। अब ये एक्सक्यूजी भी बड़ा चौड़ में बोला आजा भाई क्या टेंशन है, क्रेडेंशियल्स देखे कि भैया 4 टाइम किक बॉक्सिंग चैंपियन है, बहुत पैसा बनाया है, कसीनो का मालिक रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें, तो बोले आ जाओ। और उस डिबेट में मतलब आप इमेजिन करो लाइव में आधी दुनिया देख रही है, मतलब उसके सारे फॉलोअर्स देख रहे हैं, सब खतरनाक देख रहे हैं। वहाँ पर एंड्रयू टेट ने इसकी अच्छे से वो कर दिया, ठीक है। तो एंड्रयू समझ जाओ क्या कर दिया। तो एंड्रयू टेट मतलब ये पूरे डिस्कशन में एंड्रयू टेट एकदम चिल था। वो बोलते ना बंदा आराम से चिल से आराम से आंसर दे रहा है, लेकिन एक्सक्यूजी जो बंदा था वो काफ़ी वाहियात आंसर दे रहा था, जिसके चक्कर में ट्विच और जहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हो रही थी इंटरनेट ने काफ़ी नज़र दी, और एंड्रयू टेट काफ़ी ज़्यादा यहाँ से पॉपुलैरिटी पहले लेना शुरू कर दिया। उसके बाद एंड्रयू टेट ने अपना इमेज बनाना शुरू किया। इमेज कैसे बनाना शुरू कर दिया कि भैया उसने पहली कॉपर कलर की बुगाटी, जो एकमात्र कॉपर कलर की बुगाटी है, वो उसने खरीद ली। तो कहीं ना कहीं एक शो ऑफ वाला मामला आ गया। उसने दिखाया कि भैया मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास दौलत है, शौहरत है, लड़कियां हैं, सब कुछ है, और मैं अब सिखाऊंगा माइकल लाल सबको कि भैया असली पैसा कैसे कमाना है। तो एंड्रयू टेट ने अपना इमेज बनाना शुरू कर दिया, और इमेज बना के एट द एंड क्या करना था आप बताओ। स्टॉक मार्केट वालों को तो पता ही है, जब सब इतने ज़्यादा लाइफस्टाइल दिखाते कि मैं इधर गया उधर गया, एट द एंड उनको बेचना था कोर्सेस। तो भाई साहब उन्होंने कोर्स बनाना शुरू कर दिया कि किस प्रकार से आप लोग रिच बन सकते हो, और उसके लिए उसने बनाया हसलर्स यूनिवर्सिटी। हसल करते रहते ना लोग, तो हसलर्स यूनिवर्सिटी। अब हसलर्स यूनिवर्सिटी में बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट लगाया। बोले खुद बेचना ही नहीं है, दूसरों से बिचवाना है। कैसे बिचवाना है? एफिलिएट करके। एफिलिएट करके कैसे कि भाई साहब उन्होंने क्या करा कि खुद का यूट्यूब भी नहीं था, खुद का इंस्टाग्राम भी नहीं था, खुद का टिकटॉक अकाउंट भी नहीं था, बट स्टिल वो टिकटॉक पे सबसे ज्यादा व्यूड इंसान था। कैसे? क्योंकि भाई साहब ने अपने वीडियोस जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स थे वो काफी सारे बंदों को दे दिया। बोले तुम इनको चिपकाओ, अपने बायो में मेरा लिंक डाल दो एफिलिएट का, अगर 100 रुपए कमाओगे उसके 30 रुपए तुम्हारे। इसके चक्कर में वायरल तरीके से इसकी मार्केटिंग होने लग गई, और आप जान के हैरान हो जाओगे कि हसलर्स यूनिवर्सिटी महीने का 40 करोड़ रुपए कमाती थी। महीने का 40 करोड़ रुपए, और लोग 17 करोड़ को लेकर रो रहे हैं। एनीवेज, तो यहां पर ये वाली चीज हो गई। तो ये अपने रेलेवेंस को बढ़ाने के लिए काफी बोल्ड स्टेटमेंट देने लग गया कि जैसे उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि भाई साहब मेन कैन चीट बट वुमेन कैन नॉट चीट मैन। भैया ये क्या चीज है? काफी मिसोजिनिस्ट टाइप के इनके काफी व्यूज रहते थे। और फिर इन्होंने एक एजेंडा दे दिया सबको, और वो व्यू या एजेंडा क्या था? मैट्रिक्स। वो कहते थे कि भैया देखो आपको एक इल्यूजन में रखा गया है, आपको एक ड्रीम दिखाया जाता है कि मेहनत करो, ये करो, वो करो, लेकिन ये आपको कोशिश कर रहे हैं 4 चीजों में बांधने की। क्या? पहला इल्यूजन, दूसरा एंटरटेनमेंट, तीसरा डिपेंडेंट, और फाइनली आपको मॉडल सिटीजन बना के स्लेव बनाया जाता है, और इसके लिए डिस्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रैक्शन यूज किया जाता है। पहली बात, क्या ये चीज सही बोल रहा है? बात तो बेटा ये सही बोल रहा है। मैट्रिक्स कहीं ना कहीं तो बनाया गया। आप लोगों को नहीं लगता है कि हाँ आज के समय पे यूथ को फंसाया जा रहा है, रोका जा रहा है बाय गेटिंग देम स्टक इनटू एंटरटेनमेंट, getting them stuck into being dependent, getting them stuck into being a model citizen, distraction. Don't you think slave बनाया जा रहा है? बिल्कुल बनाया जा रहा है। उनको बताया जाता है कि भैया कि आप ये फॉलो करोगे रूल्स तो आप सक्सेसफुल होगे, लेकिन क्या होता है कि आपके ब्रेन को अगर कोई चीज बार बार दिखाई जाती है तो आप उसको रियलिटी मानने लग जाते हो। सिंपल सी बात है, एक एग्जाम्पल देता हूं। 15 सितंबर तक काफी सारे लोगों ने ब्रेन वॉश ये करने की कोशिश करी थी कि इन्फ्लुएंसर सारे बुरे हैं। क्यों 15 सितंबर तक? बिकॉज तब तक कंसल्टेशन पेपर जाना था, लेकिन उसके बाद ये थोड़ी ईज ऑफ हो गया।
आपको कहीं नहीं लगता कि हाँ बुरे हैं, ठीक है भैया सबने बुराई करी है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग के बारे में भी इन्फ्लुएंसर्स ने सिखाया, इन्फ्लेशन के बारे में इन्फ्लुएंसर्स ने सिखाया, इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्फ्लुएंसर्स ने सिखाया। लेकिन इंटरेस्टिंगली वही मीडिया हाउसेस जो पहले सारे इन्फ्लुएंसर्स को अपने ऑफिस बुलाती थी, वही मीडिया हाउसेस जो बुलाती थी कि आप हम जब लाइव जाएंगे टीवी पे तो आप लोग यहाँ पे रहो, वही अचानक से उनके अगेंस्ट बोलने लगे। ऐसा क्यों? लेकिन बार बार जब रियलिटी इसी चीज़ को बोला गया तो आप लोगों को लगने लग गया रियलिटी। लेकिन ठंडे दिमाग से जब लोगों ने सोचा कि नहीं यार, कहीं ना कहीं मैंने अपना डीमैट अकाउंट भी किसी इन्फ्लुएंसर को सुन के ही खोला था, कहीं ना कहीं मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ना भी किसी इन्फ्लुएंसर को देख के ही शुरू किया था। एग्रीड? तो यही होता है कि ब्रेन को, एंड्रयू टिट का भी ये कहना है कि ब्रेन को बार बार अगर झूठ बोला जाता है तो वो लोग मानने लग जाते हैं सच है। और उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भी दैट वी डोंट हैव एनी कैपिटलिस्ट रोल मॉडल ऑल्सो। हम कैपिटलिज्म से भागने लग जाते हैं। मैट्रिक्स ये कह रहा है कि आपको डरा के रखा गया कि भैया कोई भी पैसा दो या तीन तरीके से अगर कमाता है तो वो गलत है, जबकि आप खुद सोचो एट द एंड एवरीबडी वांट्स टू अर्न मनी, बट द मोमेंट दे अंडरस्टैंड कि अच्छा इस बंदे के 6 सोर्सेज ऑफ इनकम है, 8 सोर्सेज ऑफ इनकम है, ये बेकार इंसान है। तो कैपिटलिस्ट माइंडसेट कहीं ना कहीं वहां पर मिसिंग है। दैट इज व्हाट एंड्रयू टेट वाज फिक्सिंग। और इसी चक्कर में उन्होंने एक रैप भी लिख दिया। जस्ट इमेजिन, ऐसा बंदा एक रैप भी लिख रहा है और इनको टॉप जी बोलने लग गए। टॉप जी वो बनता है, एक अल्फा मेल होता है जिसको सब रिस्पेक्ट भी करते हैं लेकिन डरते भी हैं। और इंटरनेट पे पूरी तरीके से इसी तरह से एंड्रयू टेट फैलने लग गया। ये इतना ज़्यादा फैलने लग गया जितने तेजी से कोरोना भी नहीं फैल रहा था। मिसोजोनिस्ट थे, इसके साथ साथ लड़कियों के बारे में काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स ये कहते रहते थे। और जैसे कि मैंने बताया, गाड़ियाँ इनके पास ढेर सारी हो गई थी। इनफैक्ट इनके पास करीब 33 सुपर लग्जरी कार्स होने लग गई थी। तो 36 के एज में ये हर जगह बवाल मचा रहे थे। लेकिन फिर अब ये सवाल उठता है कि सारा राड़ा क्यों हुआ, पुलिस क्यों इनके पास आई, क्यों ये सारी चीज़ें हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैट्रिक्स ही इनके अगेंस्ट हो गया। कैसे, समझाता हूँ आप। तो इसकी शुरुआत होती है इनके ही खुद के हिस्ट्री से। तो जब ये 25 साल के थे दोनों भाई, एंड्रयू टेट और उनका भाई क्रिश्चियन टेट है शायद उनका नाम। तो क्रिश्चियन शायद 21 का था, एंड्रयू टेट 25 के थे। तो क्रिश्चियन का जब 21वां बर्थडे था तब खाने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं थे। तो ये लोग क्या करते थे, जो पास का KFC रहता तो उधर जाते थे। वो जो डब्बे जो लोग खा चुके हैं उसमें जो चिकन के पीसेस थोड़े थोड़े बच जाते थे, किसी को खाने का मूड नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके वो इकट्ठा करके 20-30 चिकन के पीसेस लाके खाते हैं। और एंड्रयू परेशान हो गया कि साला अपन कहाँ जी रहे हैं यार, लोग बाहर बड़ी गाड़ियाँ चला रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, और मैं इधर वर्ल्ड चैंपियन होके फाइटर बन के ये सारी चीज़ें करके भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। दैट इज़ द टाइम जब वो इंटरनेट पे गए थे और उनको एसेट लायबिलिटी के बारे में पता लगा। उसी समय पे उन्होंने एक कोड, एक बहुत बड़ी थ्योरी का निजात किया। मैं पूरी तरीके से एंड्रयू टेट पे बिलीव तो नहीं करता हूँ, लेकिन उसकी ये थ्योरी बिल्कुल सही है। ये क्या था, उनने एक चीज़ कही कि अगर आज के समय पे मॉडर्न एरा में किसी भी इंसान को रोकना रहता है तो उसके लिए 3 स्ट्राइक्स की ज़रूरत रहती है, दैट्स इट। और ये सब बड़े लोग, चाहे आप इल्यूमिनाटी कह लो जिस पे हमने लास्ट वीडियो बनाया, चाहे बड़े लोग बोल लो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया, ये सारे लोग मिलकर करते हैं। और ये 3 स्ट्राइक्स कौन सा होता है? पहला होता है सोशल मीडिया क्रेडिबिलिटी उड़ा दो। क्रेडिबिलिटी तो बड़े लोग कुछ इस तरह की प्लॉटिंग करते हैं कि जो बंदा पॉपुलर हो रहा है उसके बारे में इतनी नेगेटिविटी फैला दो कि कोई उसको पसंद नहीं ना करे। तो ये होता है पहला स्टेप। बहुत सारे केसेस में ये काम हो जाता है। अगर एक बार हो गया तो इनका काम बन गया। अगर उसके बाद भी सामने वाला चुप नहीं होता और मैट्रिक्स के बारे में जो बड़े लोग नहीं चाहते सामने वालों को पता लगे ये बोलता है, तो वो दूसरा स्टेप होता है। वो कुछ भी करके इस तरह से फॉल्स एलिगेशन बना के, भले ही क्राइम नहीं किया है, इस तरह से पोर्ट्रे करेंगे कि इसने बहुत बड़ा क्राइम किया और जेल में डलवा देते हैं। ये चीज़ शायद सेकंड फेज पे एंड्रयू टेट पहुंच चुके हैं। और तीसरा अगर हो जाता है तो शायद ये सच हो जाता है। तीसरा, ये किसी भी तरीके से मरवा देते हैं सामने वाली पार्टी को जो बड़े लोगों के सीक्रेट्स रिवील करते हैं। इसको बाद में सुसाइड का नाम दे दिया जाता है, या तो कहा जाता है कि इनने इतने दुश्मन बना लिए थे, किसी ने उड़ा दिया था। वेल, ये थ्योरी एक्चुअली में सच है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या फिर आप बड़े लोगों के खिलाफ, चाहे हमारे देश में हो चाहे विदेश में हो, कहीं पर भी खुल के अगर बहुत सारी चीज़ें कहते हैं तो ये चीज़ हो जाती है। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि भैया आपके काफ़ी सारे पॉडकास्ट होते हैं, जैसे एस्ट्रो पंडित में पॉडकास्ट हुआ, फिर उसके बाद इन्वेस्टोग्राफर पे पॉडकास्ट हुआ, वहाँ पर आप बहुत सारे नाम क्यों नहीं लेते? दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि आप लोगों को इसकी डीपनेस समझ में नहीं आती है, लेकिन नाम लेना बड़ा खतरों की चीज़ होती है, काफ़ी सारी चीज़ हो जाती है। बट इंटरेस्टिंगली एंड्रयू टेट को ये चीज़ शायद पहले से पता थी कि वो अरेस्ट होगा फॉर द ह्यूमन ट्रैफिकिंग थिंग। और ये आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखिए, हम वापस थोड़ा सा इसकी नींव पे जाते हैं। इसके पिताजी चेस प्लेयर थे, मास्टर प्लेयर थे, जेनेटिक्स आया है, ये खुद इंटेलिजेंट था, चेस का मास्टर प्लेयर था, स्ट्रांग था, स्ट्रैटेजिक था। इसको पहले से ही इसको स्ट्रैटेजिक पता था कि आज नहीं तो कल
मुझे उठाया जाएगा। और इसीलिए राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब से ये जितने पॉडकास्ट देता था, जितने भी शॉर्ट्स देता था, जितने रील्स देता था, उसमें हमेशा से ये कहता था कि भाई साहब मैं ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ जिसके कारण मेरी ज़िंदगी को खतरा है। दैट इज़ वाई जिस दिन इसको अरेस्ट किया गया तब इसके लिए हेटरेट से ज़्यादा सिंपैथी थी। और कहीं ना कहीं इसके अरेस्ट के पहले ही सोशल मीडिया, ट्विटर पे लीक हो गया था कि रोमानिया को बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है यूएस गवर्नमेंट से, और यूएस गवर्नमेंट प्रेशर कर रही है कि भैया ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे पब्लिकली बोल रहा है और ये अभद्र लौंडा है, इसको अरेस्ट कर लो। और इसी के चक्कर में इसको अरेस्ट कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं जो थ्योरी एंड्रयू टेट ने दी वो गलत नहीं है। आज के समय में किसी ना किसी तरीके से हम सभी को मैट्रिक्स में दबाया गया है। लेकिन टुवर्ड्स द एंड अब सवाल ये उठता है कि भैया क्या एंड्रयू टेट सही था, गलत था? आई एम नोबडी टू जज सही था, गलत था। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ज़रूर नोटिस की जा सकती है। जो बंदा आपको मैट्रिक्स से सतर्क कर रहा था उसकी थ्योरी एकदम सही थी, लेकिन तरीका शायद गलत था। बिकॉज वो मैट्रिक्स के बारे में बताते बताते कहीं ना कहीं आप ही को तो मैट्रिक्स में लेके आ रहा था। मैट्रिक्स ये कहता है कि आप पूरी दुनिया के दलदल में फंस जाते हो और कोई और रिच हो रहा है, और 40 करोड़ महीने का तो यही बना रहा था। क्योंकि आप जब हसलर्स यूनिवर्सिटी में जाते हो तो ये क्या सिखा रहा है? फ्रीलांसिंग सिखा रहा है, ड्रॉप शिपिंग सिखा रहा है, ट्रेडिंग कैसे करिए ये सिखा रहा है, फॉरेक्स कैसे करिए ये सिखाया जा रहा है। भाई इन्हीं सारी चीज़ों के कारण ही तो लोग फंसे हुए हैं इस पूरे मैट्रिक्स में। डोंट यू थिंक कि अगर यही सारी चीज़ें करनी थी तो एंड्रयू टेट ने जो अपना वेल्थ बनाया वो ये सब करके क्यों नहीं बनाया? उसने तो खुद दूसरी चीज़ें करी हैं। दूसरी चीज़ इंटरेस्टिंगली ये है कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझनी है कि ये जो अपनी एक स्टोरी जो सबको इनने बेचा, लैविश लाइफस्टाइल, बहुत सारी आलीशान बंगले, गाड़ी, ये सारी चीज़ें, कभी भी आप बहुत सक्सेसफुल बिलियनर्स को ये सब करते हुए देखोगे नहीं कि भैया ये आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करे बाय डूइंग दिस थिंग्स। उनकी खुद की इच्छा होती है, वो बिल्कुल रखते हैं, उनको बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, दैट इज़ फाइन, लेकिन वो आपको शो ऑफ नहीं करेंगे। क्या आपने कभी देखा अजीम प्रेम जी ये करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपने कभी देखा है रतन टाटा जी ये करने की कोशिश कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं यस, मैट्रिक्स में हम सब फंसे हैं। जो मैट्रिक्स का डेफिनेशन है वो बिल्कुल सही है, दिस इज़ माय व्यू। लेकिन जो तरीका एंड्रयू टेट ने बताया, जिस तरीके से कि भाई हसलर यूनिवर्सिटी पे आओ, $50 दो और आप बन जाओगे, $50 से ही हम अगर इस चीज़ से निकलने रहते हैं ना, मतलब पूरे मैट्रिक्स से, तो भैया क्या ही बात होती। तो वो मुझे सही नहीं लग रहा। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली व्हेन वी कंपेयर अजीम प्रेम जी, रतन टाटा, वैसे तो कोई कंपैरिजन नहीं है, ये सब बिलियनर्स हैं, लेजिट बिलियनर्स हैं। तो कहीं ना कहीं एंड्रयू टेट आपको कूल ज़रूर लगेगा, लेकिन रिस्पेक्ट और सक्सेस इन्हीं लोगों को मिली है जो अजीम प्रेम जी हो गए, रतन टाटा जी हो गए। तो वीडियो के एंड में मैं आपको यही कहूँगा कि हाँ, वर्ल्ड सिस्टम्स करप्ट हैं, वर्ल्ड सिस्टम्स कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हाँ, जो इसके बारे में आपको अलर्ट करने की कोशिश करेंगे उनकी जान पे खतरा रहता ही है। लेकिन इसी के साथ साथ जो लैविश लाइफस्टाइल दिखाता है यूजुअली वो उधार की लाइफस्टाइल होती है, स्पेसिफिकली इन द एज ऑफ सोशल मीडिया। सेम हुआ था डैन बिल्जेरियन के साथ। इनफैक्ट लास्ट जो प्रॉपर फोटो डैन बिल्जेरियन की देखी गई थी वो एंड्रयू टेट के साथ ही था। और बाद में पता लगा डैन बिल्जेरियन, जिन लोगों को नहीं पता, बढ़िया संत इंसान है, इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस है, जाके चेक करना, डिस्क्लेमर अकेले में चेक करना। तो डैन बिल्जेरियन भाई साहब की अगर मैं बात करूं तो लास्ट फोटो तो इनके साथ थी, साथ में बाद में पता लगा कि इनकी जो पूरी लाइफस्टाइल थी दैट वाज नॉट फंडेड बाय हिज पोकर विनिंग। कहते थे कि मैंने पोकर से सब जीता है, बट रादर इट वाज फंडेड बाय हिज ओन कंपनी, जो कि बाद में बैंकरप्ट हो गई। तो बेसिकली आप लोगों के पैसों के उधार से ये अपनी लाइफस्टाइल चला रहा था। तो ये पूरी कहानी थी एंड्रयू टेट की, ये पूरी थी मैट्रिक्स की। वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे प्रोत्साहन मिलता है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।